जी दोस्तों। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। द आइडिया ऑफ टुडेज क्लास कि आज हम आपको ये जो कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, हम इसकी भी थोड़ा सा आपको डेमो दे देंगे। अल्दो वी हैव जो लास्ट जून 2023 का पास पेपर है वो हमने सीबीई पे ही, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व किया है। लेकिन कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी, तो अब हम ये करेंगे कि आज के इस वेबिनार में विल टेक यू थ्रू द सॉफ्टवेयर, उसके फंडामेंटल फीचर्स, और जो लास्ट अटेम्प्ट है दिसंबर 2023 की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हम उस सॉफ्टवेयर पे अटेम्प्ट करेंगे। दैट्स अबाउट द बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आसान सा क्वेश्चन है। तो उसी तरह उस जी। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको ब्रीफ करता हूँ अबाउट द सॉफ्टवेयर। देखिए, जो आपके पास ना डेमो वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो कि आप अपने एग्जाम के सिक्योर्ड एरिया से डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल फॉर यू टू प्रैक्टिस। तो अब अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं, तो उसका एक असेसमेंट की एग्जीक्यूशन फाइल है। जैसे ही आप जी। अच्छा, अब आप देखिए, स्टूडेंट आईडी है, पासवर्ड है। तो जब आप स्टूडेंट आईडी में डालेंगे BFD डेमो आईडी, आपको उन्होंने स्टैंडर्ड दी हुई है, और CFAP $123 ये पासवर्ड है जो उन्होंने अपनी आपको, जो कि प्रैक्टिस के सॉफ्टवेयर के साथ, जो हाउ टू यूज़ द सॉफ्टवेयर का एक ये पूरी फाइल है, PDF, उसमें उन्होंने पूरा आपको ये ब्रीफ किया हुआ है। जैसे ही हम ये लॉगिन करते हैं, तो हमारे पास ये स्क्रीन खुल जाएगी, विच इज़ द एग्ज़ाम स्क्रीन, जिसके अंदर ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शंस हैं। यू ऑलरेडी नो द इंस्ट्रक्शन दैट क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, और आपके पास ये टाइम है, आप किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई ऑटो सेव का इसके अंदर सारा ऑप्शन है। अब हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं इसमें, एज वी मूव फॉरवर्ड, तो अगर आप आएंगे ऊपर, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी। अब ये तो डेमो चूंकि पेपर है और उसके साथ उसका सोल्यूशन है, हमने इस डेमो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना, लेकिन मुझे तो ये सोल्यूशन की स्क्रीन आपको दिखानी है। अब यू कैन एक्चुअली मूव दिस स्क्रीन अराउंड। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, लेट से, और तो हम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके पास एक क्वेश्चन की स्क्रीन है। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, अब यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सपेंड दिस। अब जैसे ही हम इसे एक्सपेंड करते हैं, ऊपर आप देखें, ये है आपका रिच टेक्स्ट एडिटर, यानी वर्ड का एडिटर है, ठीक है। और ये नीचे कंप्यूटेशंस के लिए एक्सेल की तरह की स्प्रेडशीट का एक आपके पास टूल मौजूद है। अच्छा, आप इन दोनों के दरमियान यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, जितने भी क्वेश्चन के पार्ट्स होंगे, उनके उनके सब की ये विंडोज अवेलेबल होंगी आपके पास। और आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप लेट से पहले सारी कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, तो अब आपने इसको बड़ा कर दिया, तो अब आपके पास ये स्प्रेडशीट की स्क्रीन बड़ी हो गई। ये इसके कंट्रोल्स हैं, इसको भी आपने ऊपर कर दिया तो ये स्क्रीन और बड़ी हो गई आपकी। फिर आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, होम स्क्रीन को, इंसर्ट फार्मूलाज वगैरह को, तो ऑटोमेटिकली फिर ये ओपन हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि जो भी कैलकुलेशंस हम यहाँ स्प्रेडशीट में करेंगे, वी हैव टू कॉपी एंड वी हैव टू पेस्ट अलोंग विद द आंसर। आंसर हमारा यहाँ है। एनीथिंग विच इज लेफ्ट हियर एंड विच इज नॉट copied and transferred there is not considered for marking। तो जो भी हम कैलकुलेशन यहाँ करेंगे अपनी स्प्रेडशीट के अंदर, जितनी भी हम यहाँ कैलकुलेशंस करेंगे, फिर अल्टीमेटली उसे उठा के ऊपर हम कॉपी करेंगे। दैट्स द फंडामेंटल। ये तकरीबन वर्ड और एक्सेल की तरह है, कुछ जो एक्सेल के फीचर्स हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग पे हम यहाँ पे कैलकुलेशंस में नहीं टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से कॉपी करते हैं जो भी मटेरियल कैलकुलेशन और ऊपर पेस्ट करते हैं, तो वो उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देता है। तो हम फॉर्मेटिंग पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ये है बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट दिस। आप जिस क्वेश्चन पेपर को नेचुरली जैसे ही आप रीड करेंगे, आप हाईलाइट कर सकते हैं। ऑल्सो आई डोंट नीड टू स्पेंड टाइम ऑन दिस, बस जस्ट वांटेड टू शो यू दिस स्क्रीन, कि ये यूं आपकी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है।
और जितना आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कोई चीज़ सेव नहीं होती, 3 सवा 3 घंटे का ये टाइम है। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके, यानी प्रैक्टिस के लिए ये मौजूद है, इसमें चीज़ें सेव नहीं होंगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे या एग्जाम में, ये ऑटो सेव हर 1 मिनट के बाद कर रहा होता है, या जैसे ही आप आगे पीछे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, पीछे करेंगे, कोई भी जो है ना मूवमेंट करेंगे तो खुद ही ऑटो सेव करता रहेगा। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द सॉफ्टवेयर। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे डिस्कस करें। मतलब आपकी वर्किंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग मैटर नहीं करती, इन शॉर्ट। अच्छा, अब हम आते हैं, अब हम आ जाए क्वेश्चन पेपर पे। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये स्क्रीन अपनी जगह मौजूद है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मैं आ रहा हूँ, लेट सपोज करें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं शेयर कर रहा हूँ ये स्क्रीन। अब ये नज़र आ रही है आपको स्क्रीन? क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है सबको? जी। तो अब हम रीड कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन को, और अब वैसे भी आपके पास ये व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ से पहले रीड कर रहा हूँ, फिर हम इसे मिलके सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2023। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ें। 10 मार्क्स की, डिटरमिन द पे बैक, the ARR accounting rate of return and NPV of the London opportunity, and assess the sensitivity of the project in respect of sales volume. Conclude whether the project demonstrates financial viability. तो 3 मेथड से, पे बैक, ARR और एनपीवी से क्वेश्चन कह रहा है कि हम क्या करें, हम प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी असेस करें और वॉल्यूम की सेंसिटिविटी भी फाइंड आउट कर लें। So that's part one. Then part B is recommend with reasons whether Packard should open its first restaurant in London. तो इसका मतलब ये है कि लंदन में रेस्टोरेंट है जो ओपन होना है, उसकी हम फाइनेंशियल वायबिलिटी भी असेस कर रहे हैं और फिर रिकमेंड करेंगे विद रीजंस. Your answer should include an assessment of the non-financial aspects of the expansion and include a discussion on the real options that are available to Packard. तो ये पार्ट 5 नंबर का फिर एक थ्योरेटिकल कंपोनेंट है। अब आइए, विद दिस रिक्वायरमेंट्स इन माइंड, अब हम रीड कर रहे हैं क्वेश्चन 1। You work for the finance department in Bekaert Limited, a company that operates in the restaurant business. Bekaert has many restaurants with operations in several continents. The company is considering opening its first restaurant in London, England. Initially, Bekaert intends to open and operate a London restaurant for a 5-year period. The restaurant will open 52 weeks a year. The board anticipate requiring leasehold premises at a fixed cost of £400,000 per annum. Packard would generate a 5-year term, which is in line with the other leases that the business has. 5 साल की लीज टर्म होगी और £4 लाख की पर एनम की हमारी लीज की कॉस्ट होगी. लीज पेमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द रेलेवेंट ईयर. Fit out costs and equipment will be £1.5 million incurred at the beginning of the project. ये वो सेटअप की कॉस्ट है. फिट आउट यानी आप उसके हिसाब से जो आपने रेस्टोरेंट के लिए जो आपने फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स करने हैं, और इक्विपमेंट, इसकी £1.5 million की कॉस्ट है और ये बिगनिंग पे होगी. एट द एंड ऑफ द 5-year पीरियड दिस इक्विपमेंट हैज एन एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ जस्ट £100,000. ये इसकी 5 साल के बाद डिस्पोजल प्रोसीड्स आ गई. Packard depreciates such investments on a straight line basis. The expenditure is not eligible for tax relief. अकाउंटिंग में तो आप इसे स्ट्रेट लाइन पर डेप्रिशिएट करेंगे. स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन में कॉस्ट 1.5 माइनस 100,000, जो £14 लाख की कॉस्ट है आपकी, उसे आप स्ट्रेट डिवाइड बाय 5 करके डेप्रिशिएट अकाउंटिंग में करेंगे. टैक्स पर्पस के लिए इट इज़ नॉट अलाउड. इसका मतलब है इसकी टैक्स डेप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगी, ना इसकी कोई टैक्स डेप्रिसिएशन होगी, ना इस पे कोई टैक्स गेन और लॉस होगा. The number of covers ये कह रहे हैं मील सर्व को इन द फर्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू एवरेज 500 पर वीक. अब ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करें या नोट करें, पर वीक. और 52 वीक्स अ ईयर आप ओपन होंगे, ऊपर उसने लिख दिया है. This should increase to 750 in the second year before reaching and remaining at full capacity of 1000 covers per week in year 3. Year 3, 4, 5 में फिर 1000 meals per week आप सर्व करेंगे. The average revenue per cover calculated as a global average for the company based on current prices is equivalent to £50 with a 50% gross margin.
यानी ये कह रहे हैं कि एवरेज जो मील की अमाउंट होगी जो आप रेवेन्यू अर्न करेंगे वो सर्विंग पे वो 50 पाउंड होगा, और 50% उस पर ग्रॉस मार्जिन होगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपकी मील की कॉस्ट है, जो मटेरियल की, उसे आप माइनस करें तो 25 पाउंड का इनिशियली आपका एट करंट प्राइसेस, अंडरलाइन करें करंट प्राइसेस की बेसिस पे टाइम जीरो की प्राइसेस पे ये आपका मार्जिन है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी अदर देन दिस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी 100,000 पाउंड इन द फर्स्ट ईयर। ये ईयर वन की प्राइस लेवल पे है। अच्छा, ऊपर जो है वो ईयर जीरो की प्राइसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। दीज विल इंक्रीज इन लाइन विद सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ। ऑफ कोर्स वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम से उसकी वो भी बढ़ेगी, और अगर कोई इन्फ्लेशन है तो उससे भी बढ़ेगी प्राइस। सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट कैन बी अज्यूम टू इंक्रीज एनुअली बाय 4% पर एनम। तो सेल्स भी नेचुरली, यानी आपका जो मार्जिन है वो भी, और वेरिएबल कॉस्ट 4% से बढ़ेंगी। ऊपर लीज होल्ड के लिए आप नोट करें, उसने ये लिखा था द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ पाउंड 400 पर एनम, यानी वो 5 साल के लिए कॉस्ट आपकी फिक्स हो गई, वो इंक्रीज नहीं हो रही, बाकी ये सारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज कंसिडर्ड इमटेरियल विच इज गुड, हमें वही वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशंस नहीं करनी। For the first phase of project evaluations, the rate of corporate tax in England is 25% paid in the year that the profits arise, tax payable in same year 25%। Palcard's nominal cost of capital is 10%, nominal cost 10% है, हम nominal cash flows बनाएंगे, nominal rate से discount करेंगे। You are preparing information to be included in a report to the board that assesses, हम information prepare कर रहे हैं जो एक report में जाएगी, that assesses the proposed expansion। You have been asked to calculate, हमें कहा क्या गया है कि हम कैलकुलेट करें key matrices that must be satisfied prior to approval of any capital project। The project is currently at the first phase of analysis है, उसमें कुछ की matrices हैं जिनकी हमने देखनी है compliance, फिर हम second phase of analysis में चले जाएंगे। And must demonstrate financial viability before progressing to phase 2 where more detailed analysis is undertaken। So initial analysis अभी हो रहा है, first analysis। The first phase of the approval process requires the project to satisfy three key matrices। वो क्या है? Payback period to be less than 4 years, 4 साल से ज्यादा का payback period ना हो। ARR accounting rate of return to exceed the target of 20%, 20% से ज्यादा आपको ARR मिल रहा हो, और आप पॉजिटिव जीबीपी यानी पाउंड में एटलीस्ट पॉजिटिव एनपीवी हो। The board are also concerned that the volume of sales may be overstated and have asked that you include a calculation and explanation of the project sensitivity in respect of the sales volume, जो कि रिक्वायरमेंट में भी हमने पढ़ा, लेकिन उसके लिए पहले एनपीवी निकलेगी तो फिर वॉल्यूम की सेंसिटिविटी होगी। Finally, you should include some non-financial considerations that may influence the expansion and explanation of the real options that may be available। क्या options होते हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर बैकार्ड? इन्वेस्टमेंट करें ना करें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, वो सारी बातें हम करेंगे। हम कोई एमएनए के थ्रू बाय आउट कर लें, कोई इस तरह की चीज़ें एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें फिर हमारी डिस्कशन के पार्ट में आएंगी। अभी पहला पार्ट क्या है, दोबारा रीड करते हैं। रिक्वायरमेंट, डिटरमिन पे बैक ARR एंड एनपीवी, and assess the sensitivity of sales volumes, conclude whether the project demonstrates financial viability। पहला पार्ट 10 नंबर का ये है। इज एवरीबॉडी विथ मी यहाँ तक? अब मैं ये स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। जी दोस्तों, अब हम सॉल्व करना शुरू करें। अब हम सॉफ्टवेयर में सॉल्व करें, मुझे ओके लिखें तो फिर मैं स्टार्ट करूं, फिर हम स्क्रीन शेयर करते हैं अपने फिर सॉफ्टवेयर की। राइट, अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं ये वापस। अच्छा, आप देखिए हमारा पार्ट ए है, ऊपर हम पहले लिखते हैं, पहले एनपीवी आ जाएगी तो उसके बाद बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेट कर लेंगे। हम लिख देते हैं फाइनेंशियल वायबिलिटी, पार्ट ए है, क्वेश्चन A1, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोपोज्ड इन्वेस्टमेंट। ये हमने लिख दिया, और हमने इसे बोल्ड कर दिया, कंट्रोल बी दबाया, बोल्ड हो गया, कंट्रोल यू किया, ये हो गया। ये चीज़ें यहाँ पे फंक्शन कर रही हैं। और पहला काम कर रहे हैं, लेट्स कैलकुलेट दी एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट फर्स्ट। आप इसमें लिख दें या वैसे लिख दें जैसे अब हम फिगर्स करेंगे, ऑल फिगर्स इन पाउंड जीबीपी 1000।
अब हम ये लिखने के बाद अब हम नीचे आ गए। अब हमारी सारी कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। अब इसको, ये जो बॉक्स है ना, इसको हमने कम कर दिया, हमारी स्क्रीन की साइज बड़ी हो गई। इसको भी हम और ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, जैसे हम ऊपर ले जाते हैं, ये थोड़ा सा ये बॉक्स जो है ये वापस हो जाता है। इसको आपने ऊपर ले जाना है, ये फॉर्मूला बॉक्स को। अब हमारे पास स्क्रीन क्लियर आ गई। अब हम कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। एनपीवी, अब हम यहाँ आ गए। अब हमने यहाँ लिखना शुरू कर दिया, एनपीवी ऑफ द प्रोपोज प्रोजेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने अपनी बिल्कुल सिंपल सा काम किया। यहाँ हमने ईयर्स लिखना शुरू किए। ईयर 0, 1, 2, 3, 5 साल की है, 4, 5। राइट। हाँ, कॉमा ज़रूर आने चाहिए वर्किंग में, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब हम जितनी भी यहाँ एक बार हम लिखना शुरू करेंगे तो उसके बाद हमारे जो नंबर्स हैं वो ताकि रीडेबल रहे। अच्छा, अब आ गए हम अपनी वर्किंग पे। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, ऑल फिगर्स इन जीबीपी 1000, पाउंड 1000 में सारी फिगर्स हैं। हमने पहले हमारे पास आना चाहिए नेचुरली ग्रॉस मार्जिन फ्रॉम सेल्स। फिर हमारे पास वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएंगी। फिर हम लीज की कॉस्ट डालेंगे। इसकी हमें नेचुरली वर्किंग करनी पड़ेगी ग्रॉस मार्जिन की, ये हम नीचे करते हैं। अब फिर हम इन्वेस्टमेंट भी अपनी डालेंगे, डिस्पोजल प्रोसीड्स भी, टैक्स डेप्रिसिएशन कोई नहीं है। तो लीज कॉस्ट हम डाल सकते हैं। लीज कॉस्ट है हमारी 400,000, तो -400 कर दें पाउंड इन 1000 में। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ ये आ गई हमारे पास। अच्छा, एक काम मैं यहाँ ये कर लेता हूँ कि यहाँ से लेके जितनी हम नीचे वर्किंग करेंगे ना, हमारी अपनी रीडेबिलिटी के लिए भी, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो डेसिमल प्लेसेस जीरो कर दिया। ठीक है, ये काम आपको जाके करना पड़ेगा ताकि अगर आप राउंडिंग ऑफ में जा रहे हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग ग्रॉस मार्जिन की। अब देखिए, हमें बहुत ज़्यादा ना या अंडरलाइन करना, बॉक्सेस बनाना, शायद हमें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर ले जाएंगे ना, वो सारी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देता है और फॉर्मेटिंग मैटर भी नहीं करती। यहाँ ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसे मैं पूरी बात लिख दूँ, फिर हम टैक्स लगाएंगे, फिर नेचुरली टैक्स आएगा, फिर आप ये कह दें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लें, फिर आप इन्वेस्टमेंट की फिगर लेंगे, फिर आप डिस्पोजल प्रोसीड्स लेंगे, और फिर बनेंगे आपके इसमें नेट कैश फ्लोज। तो इन्वेस्टमेंट की फिगर हम अभी डाल सकते हैं, 1500 है, 1500 पाउंड। डिस्पोजल प्रोसीड्स हमें पता है 1 लाख आएंगी, नो। और फिर हमारे नेट कैश फ्लोज बन जाएंगे, जिनको जब हम सम करेंगे तो इन एनी केस जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा तो वो सम हो जाएगा इनका। अभी तो चूंकि हमारे पास, अच्छा, कंट्रोल सी करके वैसे हम एक्सेल में एंटर करते हैं तो हमारी कॉपी हो जाती है। यहाँ एंटर से नहीं होगा, कंट्रोल वी करेंगे तो फिर वो कॉपी हो जाएगी। या हम ड्रैग कर लें, हम ऐसे उठा के इसे ड्रैग भी कर लेंगे तो भी फॉर्मूला कॉपी हो जाता है।
अब मजीद कैलकुलेशन हम ऊपर के टेबल पे बाद में करते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं वर्किंग वन, हमारी ग्रॉस मार्जिन के लिए W1, ग्रॉस मार्जिन फ्रॉम सेल, ये हमने उठाया और हमने इसकी अब वर्किंग नीचे शुरू कर दी, कंट्रोल V, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन फ्रॉम सेल, ऊपर हम कर रहे हैं NPV, यही हमने उठा लिया ईयर वाइज, ताकि हमारे पास ईयर्स की यहाँ कॉलम वाइज विजिबिलिटी हो। इसकी हम वर्किंग कर रहे हैं ग्रॉस मार्जिन की। हमारे पास इसके लिए ग्रॉस मार्जिन के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मील्स पर वीक। शुरू के पहले साल में वो कह रहे हैं 500 होगा, फिर हमारे पास 750, और फिर होगा 1000, और फिर यहाँ फिर वही आ गई, इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे जी। और ये 1000 ही हो गया। तो वॉल्यूम पर एनम क्या होगा? अब ये वर्किंग आपकी क्लियर हो, नेचुरली इंटू 52, ठीक है। अब इंटू 52 जैसे ही होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये वॉल्यूम आ गया। और इस वॉल्यूम के लिए भी अगेन आप यहाँ गए, रिवर्स, एक साथ भी आप कर सकते हैं, ये बाद में भी कर सकते हैं मिलके। अब ये बन गया हमारे नंबर ऑफ मील्स पर एनम। अब आ गई हमारी प्राइस, रेवेन्यू पर मील, ठीक है। रेवेन्यू पर मील हमारा यहाँ पे 52 है, और फिर हम यहाँ कर दें मार्जिन, मार्जिन इसका 50% है, ग्रॉस मार्जिन कह लें। अच्छा, यहाँ एक चीज और है, F2 करते हैं तो ये नहीं चलेगा, लेकिन यही चीज यहाँ ऊपर नजर आ रही है, यहाँ आप चेंज कर देंगे तो हो जाएगी। जैसे एक चीज हमने देखा, कंट्रोल C करके एंटर करता है तो वो नहीं हो रहा, ये थोड़ा थोड़ा आप यूज टू हो जाएंगे जब आप इसको यूज कर लेंगे। जनरली एक्सेल में हम F2 करते हैं तो हमारे पास एडिटिंग के लिए सेल खुल जाता है, यहाँ एडिटिंग आप यहाँ इसी कॉलम में कर रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन है 52 का 50%, सॉरी 50 है, मैं ऊपर 52 लिख दिया, 50 हो ये। अच्छा, अब ये जो रेवेन्यू पर मील है ये इन्फ्लेट होगा एट द रेट ऑफ, अच्छा मैंने फिर दोबारा कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं लिख लेता हूँ, यहाँ मुझे एडिट करना था, तो इन्फ्लेटिंग एट द रेट ऑफ 4%। तो ये प्राइस 4% से इन्फ्लेट होगी इंटू 1.04। अब मैंने ये लिखा और मैंने इसे उठा के ड्रैग करके ईयर 5 तक आ गए, और उसके बाद ये जो 50% है इसे भी उठाया, इसे हम ड्रैग करके यहाँ ले आए। तो ये मेरा आ गया ग्रॉस मार्जिन पर मील, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन 50% मैं यहाँ लिख देता हूँ पर मील। तो मेरा टोटल ग्रॉस मार्जिन क्या बन गया? टोटल जो ग्रॉस मार्जिन बन जाएगा इन 1000, ऑफ कोर्स मैं इसे 1000 में करूंगा, इन GBP 1000। तो वो दिस ग्रॉस मार्जिन मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 1000, ये फिगर बन जाएगी मेरे पास 676,000, और ये आगे बढ़ के, अब मैं इसे, मुझे डिजिट उसमें नहीं चाहिए, 2 डिजिट्स में, तो इसके लिए मैं ये फिगर्स आ गई हमारे पास, और ये ग्रॉस मार्जिन की फिगर मैंने यहाँ से लिंक कर दी, दिस अमाउंट उठी, और आपने इसे ड्रैग कर लिया तो ये खुद ही इसने कॉपी कर लिया। ये यहाँ तक सबको बात क्लियर है? यहाँ तक अगर सब क्लियर है तो मुझे कंफर्म करें। जी, यहाँ तक सबको क्लियर है तो ओके करें, तो फिर मैं मजीद कैलकुलेशंस करूँ। ठीक हो गया। जाफर, वकास, यू ओके एज वेल?
अच्छा जी, अब हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो दो तरीकों से वो भी अफेक्ट होगी। एक बाय वर्च्यू ऑफ वॉल्यूम। पहले साल तो उन्होंने कहा जी ये है 100,000, तो मैंने यहाँ माइनस में 100,000 लिख दी। अब ये जो अगले साल वेरी करेगी, ये वेरी करेगी बेस्ड ऑन बोथ वॉल्यूम और प्राइस। तो इसकी हम वर्किंग टू कर देता हूं मैं यहाँ, और वेरिएबल कॉस्ट आके नीचे हम ऊपर भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू गाइस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम है पहले साल से अगर दूसरे साल पे अगर हम जाएं तो 750 डिवाइडेड बाय दिस 500 माइनस 1। वॉल्यूम की चेंज ये आ गई 50%। 250 इंक्रीज वन आउट ऑफ 40, तो 50% की वॉल्यूम की इंक्रीज आ गई। उसके अगले साल इंक्रीज कितनी है? वो है 33। उसके अगले साल, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नील। तो अगर हम परसेंटेज में कर लूँ मैं इसे, तो परसेंटेज वाइज ये आ गई 50%। 3300 चेंज इन वॉल्यूम। प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज आपकी 4% है। 4%, 4%, 4%। पहले साल कोई नहीं है, दूसरे साल जो है से लेके फिर ये 4%। ईयर वन में हमें की प्राइस गिवन है हमें, फिर प्राइस ईयर टू से बढ़ेगी। ये एक फर्क है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के लिए उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि ईयर वन में 100,000 है और उसके बाद इट विल इंक्रीज इन लाइन विद द वॉल्यूम, और ऑफ कोर्स इन लाइन विद द प्राइस तो वैसे इंक्रीज होगी। तो ये 4% की प्राइस इंक्रीज। तो अब हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है बेस्ड ऑन दिस, वेरिएबल कॉस्ट नॉमिनल जो आनी चाहिए वो यहाँ पहले साल इन ऑफ कोर्स GBP 100, यहाँ है -100 पहले साल। तो फिर यहाँ होगी इंट 1 प्लस पहले वॉल्यूम की इंक्रीज, फिर इंट 1 प्लस प्राइस की इंक्रीज, और यूं हम इसे आगे बढ़ा देंगे। इसको मुझे अब ड्रैग कर देना चाहिए लाइक दिस। अब हम देख लें कि हमारे पास क्या फिगर्स बन गए। ठीक है जी, ये फिगर्स हम ऊपर कॉपी करके लिए 100, 156। अब देखिए, ये मैंने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ था, तो ये ऑटोमेटिकली इसने सम किया हुआ है ऑफ ऑल द थ्री अबव, दिस इनका सम 176। ये नीचे भी नजर आ रहा है आपको। ऐसे ही आपने रिकन्फर्म किया 8, ये है 1055 माइनस दिस, तो आपका 499 बन जाएगा ये। 846, 896, 948। अब हम लगाएंगे टैक्स एट द रेट ऑफ, अगेन मुझे यहाँ लिखना है अगर कोई चीज़, तो मैंने यहाँ ऊपर बार में एडिटिंग की, टैक्स एट द रेट ऑफ 25%। अब मैं यहाँ कोई वो बॉर्डर्स और वो लगाऊं भी गा, तो आप देखेंगे ऊपर जब जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। हम लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे हम ऊपर जाएंगे तो ये एडिटिंग किसी काम की नहीं रहेगी हमारे। बॉटम बॉर्डर कर भी दिया मैंने, तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका 25%, दिस माइनस दिस इंटू 25%, ये हमारा टैक्स आ गया। एक्सेल का फ़ायदा ये है कि हमने इसे कॉपी किया, ये कॉपी हो गया। फिर हमने अगेन बॉर्डर बॉटम किया, तो आप देखेंगे ऊपर जाएंगे ये सब खत्म हो जाएगा। अब सम, अच्छा फॉर्मूले बार से भी यहाँ से भी हम जा सकते हैं, और हम सम करके, और हमें ज़रूरत नहीं है हम इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला ही लिख दें अगर,
तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारी डिस्पोजल प्रोसीड्स बन गई और ये हमारा बन गया नेट कैश फ्लो। अब जनरली हम अपने पास ना ऐसे बॉटम और अप किया करते थे, और ऊपर जाके आप देखेंगे कि ये सारी फॉर्मेटिंग गायब हो जाएगी। इसलिए इसे करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ फॉर योर तसल्ली। ये हमारे बन गए नेट कैश फ्लोज। जब ये नेट कैश फ्लोज बन गए हमारे पास, तो अब हम इनकी पीवी निकालेंगे। पीवी एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट रेट। इसकी पीवी एज आ गई। इसे हम डिवाइड करेंगे 1 + 10% पावर 1। यहाँ से लिंक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम फिर आगे बढ़ेंगे, तो खुद ही इसने पीवी निकाल दी और हमारी एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी विच शुड बी द सम ऑफ ऑल दिस, 368 की हमारे पास एनपीवी आ गई। इज एवरीबडी विथ मी? इंसर्ट रो करके थोड़ा सा मैं से नीचे ले गया, और अब जैसे ही हमारी ये कैलकुलेशन कंप्लीट हुई, हमने उठाई और ऊपर पेस्ट भी कर दी। ये हमने किया कंट्रोल C, हमने ऊपर उठाया। अब हम ऊपर चले गए अपने टेक्स्ट एडिटर में कि जो कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई उसे हम इनकॉर्पोरेट कर दें। और आप देखेंगे जैसे ही हम इसे यहाँ पेस्ट करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग जो थी, ये जो हम कह रहे थे आपको, जो हमने बॉर्डर्स किए थे वो सारे गायब हो गए। लेकिन हमारी वर्किंग जो है वो इस हिसाब से ये नज़र आ रही है सारी, कि हमारे पास सब चीज़ें सही लिखी हुई हैं। W1 कॉलम सारे आपके प्रॉपर आ रहे हैं। हाँ, इसे अब अगर आप चाहें तो मर्ज सेल करना चाहें, कुछ मर्ज कर लें थोड़ी बहुत, लेकिन इसकी ज़रूरत मेरा ख्याल है नहीं है कि आप अननेसेसरीली मज़ीद अपना टाइम फॉर्मेटिंग में ज़ाया करें। अगर ये आपको लग रहा है कि इसकी वजह से ये कॉलम की फॉर्मेटिंग ख़राब हो रही है, इसे उठाया आपने, कंट्रोल X किया और ऊपर ले गया, क्योंकि ये वैसे ही आप ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, ये आपने डिलीट ही कर दिया। तो आप थोड़ा सा इसको देखें, तो इट इज़ ओके, इट इज़ रीडेबल एंड दैट्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, अगर आप इनको राइट अलाइन करना चाहते हैं, थोड़ा ही बहुत आप अलाइनमेंट वगैरह का काम अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये आपने किया और आपने राइट अलाइन कर दिया इनको। ठीक हो गया जी। अब एनपीवी की जैसे ही आपने की, तो साथ में इसकी करस्पॉन्डिंग वर्किंग भी आप कॉपी कर लें। अब हम नीचे आ गए, इसे हमने ऊपर किया, और ये दोनों जो वर्किंग्स थी ग्रॉस मार्जिन वाली, इसे भी हमने कॉपी कर लिया। और ये जो वर्किंग थी, इसको भी हमने कॉपी कर लिया। कंट्रोल C कंट्रोल V, एंटर नहीं कर सकते, कंट्रोल C करके कंट्रोल V हो गया, ये आ गया यहाँ पे। तो ये आपकी दोनों वर्किंग्स भी आ गई और एनपीवी एक काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ लिखें लेट्स कैलकुलेट पे बैक पीरियड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, ये आपको ऑटो स्पेल चेक नहीं करेगा। अब मैंने कैलकुलेट की जानबूझ के स्पेलिंग गलत कर दी, तो ये ऑटो स्पेल चेक ये आपने ख्याल करना है। आपने जैसे वर्ड में हमारी आदत होती है, हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, हमें पता है वो ऑटो स्पेल चेक कर देगा और हम जो है इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ हमने इस बात का ख्याल करना है। लेट्स कैलकुलेट पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अगेन ये हमने लिख दिया, और उसके बाद हम नीचे आ गए। पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन हम वैसे ही अपनी स्प्रेडशीट पे करेंगे और फिर नीचे से ऊपर कॉपी कर लेंगे। अब आइए पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए? हमें नेट कैश फ्लोस चाहिए। कैश फ्लोस फॉर द पीरियड मौजूद है, और उसके हिसाब से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये नेट कैश फ्लोस हमारे पास मौजूद है। हम हेडिंग देते हैं
अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। जब हम कॉपी करने जाएंगे तो फिर हम एडिटर को टेक्स्ट एडिटर को बड़ा कर देंगे। अच्छा जी, अब हम आ गए, इसको हमने दोबारा ऊपर कर दिया। पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, नेट कैश फ्लो हमें गिवन है। ईयर वाइज हम लिख लेते हैं। पहले ईयर उठा लेते हैं। तो जी, तो चूंकि वो भी खुद टोटल होके आ रहे थे तो फॉर्मूला उसने कॉपी कर लिया। ये है हमारे पास नेट कैश फ्लोस। बैलेंस ऑफ कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यूं कह लें आप। इस साल जो होगा वो दिस प्लस दिस, फिर जो इस साल होगा वो दिस प्लस दिस इसके एंड पे, फिर जो इस साल होगा वो दिस प्लस दिस, एंड सो ऑन, राइट। तो कहाँ जाके ये पॉजिटिव होगा वो हम देख लेते हैं। जी, ईयर 4 में जाके ये पॉजिटिव हो रहा है। सो पे बैक पीरियड शुड बी, ऑफ कोर्स, 3 years प्लस जो कि फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर है वो हमारा 312 हमें चाहिए, और जो कि हमारा बल्कि 362 हमें चाहिए। इस साल हमें चाहिए 360, और हमारा जो ईयर 4 का कैश फ्लो है वो ये है। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो ये मंथ्स आ जाएंगे हमारे पास। 6.42 मंथ्स। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पे बैक पीरियड इज 3 years एंड 6.4 मंथ्स, इन शॉर्ट। ठीक है जी। हमारा जो टारगेट मैट्रिक्स है वो ये कहता है कि पे बैक शुड बी लेस देन 4 years, तो इट इज लेस देन 4 years। चौथे साल के अंदर हमारा ये पे बैक हो रहा है। दूसरा था कि एनपीवी पॉजिटिव हो, एनपीवी पॉजिटिव आ गई। तीसरा है आखिरी एआरआर, तो उसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उस मैट्रिक्स का भी पता चल जाएगा। तो पे बैक पीरियड, लेट्स कैलकुलेट पे बैक पीरियड। यहाँ से उठाया हमने और यहाँ डाल दिया, ये पे बैक पीरियड भी आ गया आपका। इसकी कैलकुलेशन भी ऊपर आ गई। इसको भी अगर हम चाहेंगे तो हम बहुत बहुत बस ये कर लें कि हम राइट अलाइन कर दें। ये numbers look good when they are aligned on right। ठीक है जी, ये पे बैक पीरियड आ गया आपका। पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन भी आपकी आ गई, 3 years and 4 months। अच्छा, अब आइए, अब हम करते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR, राइट। अब ARR की कैलकुलेशन करते हैं। अगेन इसे हमने ऊपर कर लिया, और अपने इसको अब हमने बड़ा कर दिया। अब हम यहाँ कर रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न।
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें चाहिए अकाउंटिंग प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट और एवरेज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो ये पावर की साइन हो गई आपका क्वेश्चन। अब हम आ गए नीचे अगेन अपनी वर्किंग पे, विच इज द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें क्या चाहिए, ARR इज इक्वल टू ARR इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये दो चीजें चाहिए हमें, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट और एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब हम देखें तो हमारे टैक्स प्रॉफिट्स फॉर 5 ईयर्स क्या है, सबका हम एक सम कर लेते हैं। हमारे पास पैट निकला हुआ है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स वाला है, दिस, इन सबको हम सम करें तो ये बन गया हमारा टैक्स प्रॉफिट 5 ईयर्स। इसमें से हम क्या लेस करें, लेस करें अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन। 5 साल में हम पूरी डेप्रीसिएशन क्या चार्ज करेंगे, द टोटल डेप्रीसिएशन दैट वी विल चार्ज विल बी 1500 माइनस 100, डिवाइड बाय 5 करके पूरे 5 सालों में तो हम 1400 की ही डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे ना। तो टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर फॉर 5 ईयर्स वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे दिस प्लस दिस। तो एवरेज प्रॉफिट पर एनम क्या आ गया, वो आएगा दिस डिवाइड बाय 5 कर दें हम। और इन सबको हम बल्कि इसके बाद भी जो वर्किंग करेंगे ज़रा इनको हम कर देते हैं तहजीब के फॉर्म में। ये आ गया आपका एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट पर एनम, राइट। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, यानी 1500 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, राइट। तो वो क्या बन जाएगी, वो 800 बन जाएगी, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं 1500 प्लस 100 डिवाइड बाय 2। ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। इसकी बेसिस पे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या आ गया भाई, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ गया इन्हीं की बेसिस पे दिस डिवाइड बाय दिस, और इसको आप परसेंटेज कर लें, दिस बिकम्स 28.08 यानी 28। और हमारा टारगेट क्या था, ARR का टारगेट था कि द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न शुड बी मोर देन 20%। तो वो मोर देन 20% आ ही गया हमारे पास ऑटोमेटिकली, राइट। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये हमने उठाई और ये वर्किंग हमने कॉपी कर ली। तो ये क्या कर दिया हमने, यहाँ हमारा लिखा था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये हमने उठाया और हमने कंट्रोल C और हम ऊपर ले गए और यहाँ हमने इसे डाल दिया। ये बन गया हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कितना, 28%। ठीक हो गया दोस्तों। इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग हम करना चाहें कि हम इसको सेंटर लाइन कर दें, ये बड़ा कॉलम बन गया है। ये छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे, वरना इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकली। तो अब ये तीनों मैट्रिसेस हो गए। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जी आप फाइनेंशियल वायबिलिटी बताएं और साथ में सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम बताएं। तो इन टर्म्स ऑफ, हम ये लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द थ्री मैट्रिसेस द प्रोजेक्ट qualifies
the first phase of appraisal, and as it meets all the three given criteria. Okay. The NPV is positive, ARR is greater than 20%, and payback period is less than 4 years. अब हम इसकी सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट वॉल्यूम भी निकाल देते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम ये कर लेंगे तो हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम, अब अगेन यहाँ लिखा हमने और अब हम नीचे आ गए सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम पे। यहाँ हमने हेडिंग दी सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम। देखें सारी वर्किंग हम नीचे कर रहे हैं। सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम ये हम सारी वर्किंग कर लेते हैं। वॉल्यूम की सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम की सेंसिटिविटी कैसे निकलेगी? वॉल्यूम की सेंसिटिविटी निकलेगी बाय एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो हम पहले निकालेंगे, एनपीवी मौजूद है हमारे पास, हम निकाल रहे हैं पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं तो ओके लिखें, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब देखें, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक वर्किंग ऑन स्प्रेडशीट एंड वर्ड। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू फॉलो सर्टेन पैरामीटर्स कि आपने नीचे वर्किंग करके ऊपर पेस्ट करनी है। कुछ स्प्रेडशीट के फीचर्स जैसे हम F2 करते हैं, एडिट अंदर नहीं हो रहा, कंट्रोल सी करके एंटर कर देते हैं तो कॉपी नहीं हो रहा, तो उसको कंट्रोल V करना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप इसको यूज़ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अलाइंड विद दैट। इज दिस क्लियर? इफ दिस इज क्लियर तो मुझे ओके लिखें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आ गया सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम। सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम यू नो वी फाइंड आउट थ्रू व्हाट? बाय एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब हम पहले तो लिखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारा, अगर हम ऊपर से ही कॉपी करें, व्हाट इज दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन? कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारा ग्रॉस मार्जिन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, लीज कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट में है। ये है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसे उठाया हमने सीएम, ये यहाँ आ गया। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेट ऑफ टैक्स कैसे होगा? नेट ऑफ टैक्स शुड बी, इसका हम 75% कर दें। तो हमने ये उठाई फिगर और इसको 0.75 कर दिया। ये 75% इज दी नेट ऑफ टैक्स सीएम। अब इस नेट ऑफ टैक्स सीएम की अब हमें पीवी निकालनी चाहिए। पीवी ऑफ सीएम नेट ऑफ टैक्स, वो करने के लिए हमें चाहिए दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की हमारी डिस्काउंट रेट, और ये पावर का साइन आ गया। पावर का साइन आके ये 1 आ गया। हमने उठाया और हमने ये स्ट्रेट कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया? हमने इन सारी फिगर्स को, और यहाँ से भी, और ये हम आगे जो कैलकुलेशंस करेंगे इनको हम रीडेबल फिगर्स में ट्रांसलेट कर दें जी। तो टोटल पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेट ऑफ टैक्स क्या फिगर आ गई? वो फिगर आ गई सम ऑफ ऑल दिस, राइट। एनपीवी हमारे पास पहले ही निकली हुई है। एनपीवी है हमारे पास 368 की। एनपीवी 368,000 पाउंड्स हमने कैलकुलेट की थी, ऊपर से ही हमने उठा दी। तो सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ही पे उनको फिगर है बोर्ड को, और वॉल्यूम ही की वो सेंसिटिविटी चाहते हैं, तो ये फिगर आ गई 12.5, 1%, 12.5%। ये उठाया हमने सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम और ऊपर पेस्ट कर दिया ये वर्किंग को भी। ठीक हो गया दोस्तों? ये आपकी सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम की वर्किंग आ गई, और वॉल्यूम की सेंसिटिविटी आ गई 12.5, विच इज क्वाइट लो। दी वॉल्यूम
the volume appears to be a sensitive factor for project viability as the project has only a 12.5% decrease, यानी adverse change in volume from the forecasted figures can turn the NPV to zero, right? तो वॉल्यूम इज क्वाइट अ सेंसिटिव फैक्टर, और ये बात जो अभी हमने नेचुरली देखी कि जी जो बोर्ड ने क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी, जो बोर्ड ने कहा था, और मैं वो रीड कर देता हूँ, आप भी, आपके पास भी वो व्हाट्सएप पे मौजूद है क्वेश्चन, उसे ओपन करें और उसमें ये बात लिखी हुई है। मैं रीड कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट से ऊपर का पैराग्राफ है, और रिक्वायरमेंट से ऊपर का पैराग्राफ हमें क्या कह रहा है? The board are also concerned that the volume of sales may be overstated and have asked that you may include a calculation and explanation of the project sensitivity in respect of sales volume. So sales volume की project sensitivity, और they are concerned and they are rightly concerned, क्योंकि अगर तो ये overstated है और उसमें 12.5%, क्योंकि हम कह रहे हैं पहले साल से दूसरे साल 50% इंक्रीज कह रहे हैं, 500 मील्स पर वीक से हम कह रहे हैं 750, और उसके बाद फिर उससे 37%, 2 साल में हम कह रहे हैं कि हम डबल कर लेंगे। तो ये वाली जो एलिमेंट है, इसको हमें रीअसेस करना चाहिए, एंड दिस रिक्वायर्स अ रीअसेसमेंट। तो दिस कंप्लीट्स आवर पार्ट ए। पार्ट ए में हमने यही बातें हमसे की गई थी, और उसके बाद है पार्ट बी, जिसकी हम डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं, देन यू कैन राइट डाउन ऑन इट। यहाँ तक हम लिख के कह सकते हैं कि जी, the volume appears to be a sensitive factor for project viability, as only a 12.5% decrease in volume from the forecasted figures can turn the NPV to zero. The board's concern therefore requires a detailed assessment of forecasted volumes in phase 2. Is that okay? If that's okay, तो यहाँ तक हम कंक्लूड करें। फिर इसका पार्ट 2 है, डिस्कशन पार्ट है। जब आप पार्ट 2 भी करेंगे तो जैसे यहाँ है, ऐसे ही आप देखेंगे कि आपको जितने भी पार्ट्स होंगे उस पार्ट्स के हिसाब से उनके सब आपके पास यहाँ पे स्क्रीन्स होंगी, राइट? तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया, पार्ट बी करेंगे तो पार्ट बी का आंसर हम यहाँ लिखेंगे बजाय ऊपर लिखने के। तो दिस इज हाउ वी विल यूज दिस सॉफ्टवेयर। इफ दिस इज नाउ ओके, तो मुझे ओके लिखें, और फिर हम पार्ट बी करते हैं। फिर अब हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देंगे, एंड देन यू कैन we can then have a discussion on this, and then we can discuss other areas. ठीक हो गया जी। तो एक सॉफ्टवेयर से आपको हमने फेमिलियराइज कराना था, वो हमने करा लिया। यू हैव अ रिच टेक्स्ट एडिटर, सॉर्ट ऑफ अ वर्ड ओवर हेयर। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, और नीचे है आपके पास, चाहे एग्जाम में तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से रीड कर लेंगे, इस विंडो को ऊपर नीचे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ा और फिर इसे आगे कर दिया, और अब आपके पास ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन बड़ी हो गई। याद रखना है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी वर्किंग आप करेंगे नीचे स्प्रेडशीट में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कॉपी दैट वर्किंग ओवर। ये आपकी बेसिकली आंसर आंसर स्क्रिप्ट आपकी ये है। जब तक इसमें कोई चीज़ कॉपी करके पेस्ट नहीं होगी, तब तक वो कंसिडर नहीं होगी फॉर मार्किंग। So you download the demo software, you start working on it, do your practice on this. The more you practice, the more you will feel comfortable with using it. My recommendation is that you go for computer based examination, क्योंकि और भी तो बहुत सारे पेपर अब कंपलसरी हो गए हैं ना। अब सॉफ्टवेयर से तो आप जान छुड़ा नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर तो अब आपने यूज करना है, एमएसए के लिए भी करना है, टैक्स के लिए भी करना है, एसपीएम के लिए भी करना है, तो व्हाई नॉट इवन फॉर बीएफटी देन। इज दिस ओके? और माय फ्रेंड्स कंफर्म करें। अब मैं इसका पार्ट बी रीड कर लेता हूँ, और पार्ट बी के जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस सम अदर पॉइंट्स।
यहाँ तक सब ओके हैं तो मुझे ओके लिखें चैट बॉक्स में। जी, इस बार बीएफडी तो अभी ऑप्शनल है। बीएफडी अभी आपके पास कंपलसरी नहीं है फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। राइट। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब आपका ओपन बुक भी खत्म हो गया, आपको फार्मूला शीट दी जाएगी पेपर के अंदर। अच्छा जी, कोई किताब ले जाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, आपको खुद फार्मूला शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, विच इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला शीट विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट बी पे। क्वेश्चन का पार्ट बी हमें क्या कह रहा है? पार्ट बी कह रहा है, रिकमेंड विथ रीजंस वेदर बेकार शुड ओपन इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट इन लंदन। योर आंसर शुड इंक्लूड एन असेसमेंट ऑफ द नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड इंक्लूड अ डिस्कशन ऑन द रियल ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। तो काफी जनरल बात की है इसने। आप पहला तो ये है कि आप ये कहेंगे कि यस यू शुड गो अहेड विथ योर सेकंड फेज ऑफ असेसमेंट, एंड इन दैट सेकंड फेज ऑफ असेसमेंट यू हैव टू रीअसेस द वॉल्यूम्स दैट हैव बीन फोरकास्टेड। और वो वॉल्यूम और जो प्राइस, आप उसकी थोड़ी सी डिटेल्ड असेसमेंट करें लोकल मार्केट की। बिकॉज जो प्राइसिंग भी आपने की है उसमें भी आपने लिखा है वो कैलकुलेटेड एज अ ग्लोबल एवरेज फॉर द कंपनी। द ग्लोबल एवरेज मे नॉट बी रेलिवेंट फॉर द यूके मार्केट बिकॉज यू आर गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको मार्केट असेसमेंट प्रॉपर करनी चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस, जिसकी बेसिस पे फिर आप ये स्टार्ट करें। तो पहली बात तो आपने लिखेंगे कि अपेरेंटली फेज वन क्लियर है, फेज टू असेसमेंट में जाएं और फेज टू असेसमेंट में इन दो फैक्टर्स को आप कंसिडर करें एंड बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन लें। अब नॉन फाइनेंशियल और फैक्टर्स क्या हैं? जब आप किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नेचुरली यू हैव टू लुक एट द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यू हैव टू लुक एट द पॉलिटिकल रिस्क, you also have to look at the economic risk like your currency depreciation, you know, the double taxation part, आप profits repatriate कैसे करेंगे, exchange controls क्या हैं, ये वाली बातें भी आप लिखेंगे। प्लस आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास ऑप्शंस ये भी होते हैं, अच्छा, कि आप जो है वहीं से फाइनेंस रेस करके आप वहीं इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि बजाय कि आप खुद इन्वेस्टमेंट करें डायरेक्ट, आप किसी बाय आउट भी कर सकते हैं, कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल चेन है या डिस्ट्रेस में है तो आप उसको भी बाय करके इस बिजनेस में आ सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज योर एक्सपर्टीज एंड देन यू कैन इन्हांस दैट बिजनेस फर्दर। देर इज ऑल्सो एक चीज और भी आप इसमें रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आप अभी 5 साल की लीज साइन ऑफ कर रहे हैं, यू मे थिंक ऑफ, आप ये भी देख सकते हैं कि आप 5 साल की लीज साइन करते हुए साथ में आप अपने पास एक एग्जिट क्लॉज भी डाल दें कि अगर आपका ये प्रोसेस पहला सक्सेसफुल ना हो तो आप एग्जिट, जरूरी नहीं है कि पूरे 5 साल की आप कॉस्ट भर रहे हो, आपके पास 3 साल बाद 4 साल बाद भी आपके पास एक एग्जिट ऑप्शन होना चाहिए। इस तरह की बातें आप इसमें लिखते हैं कि अवेलेबल ऑप्शंस में क्या है कि जी आप डायरेक्ट खुद इन्वेस्टमेंट करें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बाय आउट भी कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन आपके पास इससे तो खैर एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप जाके इन्वेस्टमेंट खुद करें, लेकिन लीज इज़ बेटर क्योंकि लीज में रिस्क कम है अभी। और टू स्टार्ट विथ, चूंकि आपका ये पहला एक्सपेरिमेंट है, तो आप पहले को 1-2 साल टेस्ट करें और फिर फर्दर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी वगैरह की, या कंटिन्यू करना है ना करना, इसकी प्लानिंग आप फिर उसके बाद करेंगे। तो इतनी बातें आप इस 5 मार्क्स में लिख लें तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। इज दैट ओके? इज एवरीबडी विथ मी? जी दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया सब? पार्ट बी इज ओके, राइट। तो हम अब अपने उस पे आ जाते हैं कि हम कहाँ हैं। हमने बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंप्लीट किया है, आपको पास उसके सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंप्लीट नहीं किया, बल्कि बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम एनपीवी, सेंसिटिविटी एनालिसिस, आईआरआर, इसकी डिस्कशन कर चुके थे। अब आपके पास जो हमने बात की थी कि यू हैव नाउ एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस के भी लेक्चर्स और कैपिटल राशनिंग के लेक्चर्स भी आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। इन दोनों लेक्चर्स को भी आप, इन दोनों टॉपिक्स के लेक्चर्स को भी आप देखें, इसकी भी प्रैक्टिस करें।
कैपिटल राशनिंग एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड है। इसमें आपकी बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स भी टेस्ट होती हैं। और जो एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन है ये भी एग्जामिन होता है, नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज कैपिटल राशनिंग बट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया। इसमें हम अरिथमेटिक टेक्निक सीखते हैं विच इज़ इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लो मेथड, और उसके थ्रू भी हम करते हैं। फिर हम एलसीएम मेथड भी देखा है हमने इसमें। इसमें भी पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको कराई गई है, कुछ आप खुद करेंगे। और ज़्यादा आपको मिलेगी प्रैक्टिस कैपिटल राशनिंग के एरिया की, कि उसमें डिविजिबल प्रोजेक्ट हो, इनडिविजिबल हो तो क्या होगा, और पास पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन भी उसी के मिलेंगे। तो अब आपने अभी जो अपनी छुट्टियां आपको मिली हैं उसको सही से यूज़ करना है। उसमें इस पूरे, जब हम कैपिटल राशनिंग को कंक्लूड करते हैं तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमारा कंक्लूड हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर वन टॉपिक विच इज़ लीज और बोरो। लीज और बोरो को फिर एज अ सेपरेट टॉपिक हमने कंसिडर किया है, और सेपरेट टॉपिक हम एज अ पढ़ते हैं जब हम एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया को पढ़ लेते हैं। अल्दो इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, लेकिन सीक्वेंस में एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कंप्लीट करने के बाद पढ़ना ज़्यादा फीजिबल है, तो हम उसके बाद पढ़ते हैं इसे। तो अब एनपीवी, सेंसिटिविटी एनालिसिस, मिसिंग फिगर्स, आईआरआर, उसके अंदर मॉडिफाइड आईआरआर, और उसके अंदर आईआरआर कैलकुलेशंस, फिर हमारे पास एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, कैपिटल राशनिंग। जब हम इनको पूरा कंप्लीट करेंगे तो आप बुकलेट नंबर 1 विच इज़ द बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। अगर आप अपना पिछला रीसेंट पास्ट पेपर भी देखेंगे तो आप देखेंगे ये बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया पे 30 to 35 मार्क्स जनरली ये एरिया कवर करता है। आपके एग्ज़ाम के जो मार्क का लोकेशन है, मिनिमम 1 एंड जनरली 2 क्वेश्चन एरिया से आपके पास आ रहे होते हैं, तो 30-35 मार्क्स इस पूरे हमारे एरिया पे एलोकेट होते हैं। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया, ये फाउंडेशनल एरिया है, इसी पे बिल्ड करती है फिर एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की इमारत भी। और उसके बाद फिर हम मर्जर्स, एक्विजिशंस और फॉरेक्स पढ़ते हैं। तो आज के इस वेबिनार के लिए आई थिंक यही बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम सॉफ्टवेयर को देख लें, एक हमने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। अब आपके कोई सवालात हैं, सो आई एम हियर टू आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम इन एरियाज की भी चीज़ें कवर कर लेंगे, एक आध कैपिटल राशनिंग का और एसिड रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन भी कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग क्वेश्चंस भी करें, अब ज़्यादा क्वेश्चंस हम करें ऑन सॉफ्टवेयर, ताकि आप उससे और फेमिलराइज होते रहें। How many hours you should study in a day? You are a professional student, you should understand this now, कि जो आपके अगर आप की ऑफ डे है और छुट्टी है तो आई थिंक इट शुड बी एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स। और अदरवाइज इफ इट्स अ वर्किंग डे तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे उसमें भी आप अलोकेट करें, क्योंकि अब से लेके एग्जाम तक अब आपके पास टाइम कम है, बीच में रमज़ान भी आ रहा है, सो यू हैव टू वर्क हार्ड। और दूसरा इसमें, rather than being focused on how many input hours, you should also be focusing on the quality of the output that you are getting, the focus with which you are studying। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो पढ़ते हैं, टाइम तो वो दिन में 12 घंटे लगा रहे होते हैं और आउटपुट सिर्फ 4 घंटे का आ रहा होता है, कि उसी के दौरान मोबाइल भी खुली हुई है, उसी के दौरान बात भी हो रही है, और उसी के दौरान गपशप भी हो रही है। सो जो है ये चीज़ें टाइम ज़ाया करती हैं। लाइब्रेरी आप जाते हैं तो भी इंश्योर करें लाइब्रेरी में आप सोशलाइजेशन कम करें, पढ़ाई ज़्यादा करें। कैलाश का हम क्वेश्चन आपको दे देंगे, कैलाश का क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है। ये जो हमारी हैंडआउट की बुक है इसके अंदर कैलाश का क्वेश्चन मौजूद है, सॉफ्ट कॉपी हम कह देंगे कि आपसे ग्रुप में शेयर भी कर लेंगे। दिसंबर 2014 कैलाश का जो क्वेश्चन है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 के पास पेपर में भी मिल जाएगा आपको। इज दैट ओके वकास? दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ कैलाश, ये दिसंबर 2014 का आपका क्वेश्चन है। ये आपकी इस बुकलेट के अंदर भी मौजूद है, और आप पास पेपर्स में अगर कहीं लेक्चर्स के साथ अटैच नहीं भी है तो आप खुद पास पेपर से भी आप खुद ले सकते हैं, इस बुकलेट में भी मौजूद है, और हम आपको ग्रुप में शेयर भी करा देंगे। अच्छा, एनपीवी और डिस्काउंट रेट का रिलेशनशिप, एनपीवी और डिस्काउंट रेट जैसे अभी हम इसमें देख रहे थे क्वेश्चन में, जब हम एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे थे। अगर मैं उस स्क्रीन को दोबारा अपनी ओपन कर लूँ और आपसे शेयर कर लूँ,
आप देखें जो एनपीवी है, एनपीवी बताती क्या है? एनपीवी ये बताती है कि प्रोजेक्ट आपको आपका रिक्वायर्ड रिटर्न जो कि डिस्काउंट रेट है या रिक्वायर्ड रेट है वो भी दे देगा, इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी, ओवर एंड अबव कोई सरप्लस मिलेगा या नहीं। जब आपका डिस्काउंट रेट रिक्वायर्ड रेट बढ़ जाएगा तो आपको जो सरप्लस एट द एंड बचेगा वो कम बचेगा ना आपके लिए। जैसे अब अगर ये मैं पीवी निकाल रहा हूँ, पीवी में 10% की जगह अब अगर मैं इसे 12% कर दूं, या आप देखेंगे, अब मैं कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मुझे 12% का रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए। जब मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो एनपीवी तो वो सरप्लस बताती है कि रिक्वायरमेंट के बाद क्या बचा या कम बचा। जब मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो सरप्लस एट द एंड मुझे बचेगा वो कम बचेगा। तो आप ये देखें, 12% से मैंने किया तो 368 से ये कम हो गया। मैं इसे 15% कर दूं तो ये और कम हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट से मुझे 15% पहले रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाहिए, 15% का रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, और फिर उसके बाद क्या बचेगा मुझे। तो 15% रिटर्न निकालने के बाद जो बचेगा वो कम ही बचेगा। अब अगर मेरी रिक्वायरमेंट में 8 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली जब मैं 8 करूंगा तो ये बढ़ जाएगी। ये इन्वर्स रिलेशनशिप ऐसे बनता है। 15 की जगह मैंने इसे 8 कर दिया। अब आप आइए, तो मैं इसे 8% अगर कर दूं तो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ मेरी रिक्वायरमेंट 8 है, तो 8 निकालने के बाद जो बचेगा नेचुरली वो ज़्यादा बचेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस ओके? यूं है ये इनवर्स रिलेशनशिप वकास। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? देखिए, अब से लेके रमज़ान के शुरू होने तक कोशिश करें कि आप बेसिक, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये दो एरियाज कंप्लीटली कवर कर लें अलॉन्ग विद लीज एंड बोरो। ठीक है, ताकि फिर जो रमज़ान है, रमज़ान में आपका एम एन ए एंड फॉरेक्स वगैरह का एरिया होगा, लेकिन अगर आप बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, लीज और बोरो ये सारा कर लेते हैं तो आप समझें कि आपने 65% ऑफ द सिलेबस कवर कर दिया। एंड व्हेन आई से कवर करना, मतलब ये है कि विद ऑल द प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस, और उसमें से एटलीस्ट आपकी 40-50% प्रैक्टिस आपके सॉफ्टवेयर पे होनी चाहिए, तभी जाके आप कोई कंफर्ट आएगी सॉफ्टवेयर पे। और जब भी अब आप पढ़ाई करें, मेक श्योर कि आप अपने मोबाइल को कर लें ऑफ, यू नो, बल्कि बंद कर दें एयरपोर्ट, जो अपना क्या कहते हैं प्लेन मोड होता है उस पर डाल दें या बंद कर दें, और फिर आप अपनी पढ़ाई करें। अदरवाइज ये डिस्ट्रैक्शन के साथ, मोबाइल के साथ या और डिस्ट्रैक्शंस के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो वो आप, कहने को तो यू वुड बी स्पेंडिंग आवर्स बट द आउटपुट वुड बी फार लेस। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? जी, मेरा ख्याल है रियाद में होते हैं एग्जाम, तो यू कैन अपीयर इन फिजिकल एग्जाम इन रियाद, यस। फाइनल के एग्जामिनेशन होते हैं। आई हैव अलाउड यू टू अनम्यूट, यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस वर्बली, अपने आप को अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड एंड देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बाय म्यूटिंग योरसेल्फ।
If project is scaled up, then should we always take into combination? नहीं, scaling up is something else, combination is something else. पहले आप ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द करंट गिवन स्केल क्या एनपीवी और क्या उसकी पीआई है, और अगर वो पीआई रैंकिंग में पॉजिटिव आ रहा है और उस पीआई रैंकिंग में वो पॉजिटिव है, तो फिर आप उसे, न सिर्फ पॉजिटिव है बल्कि टॉप रैंकिंग में है, तो उसको आप पूरा स्केल अप कर लेंगे। और अगर वो रैंकिंग में नीचे है तो फिर उसे स्केल अप करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो टेल एंड पे आएगा। कॉम्बिनेशन ये एक अलग चीज़ है और स्केलिंग अप एक अलग चीज़ है। कॉम्बिनेशन में जब वो ये कहता है कि जी ए एंड बी शुड बी will be taken together, तो फिर they should be combined and they should be taken together and should always be seen as one project. If they are mutually dependent, और क्वेश्चन कहता है they have to be taken together और they are mutually dependent, तो फिर वो कॉम्बिनेशन में देखे जाते हैं। ये जब आप पूरी कैपिटल राशनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो करवाए गए हैं, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। So if there are no further questions, we can then conclude to